हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। दोस्तों, कॉमर्स में बेसिक आज हम बात करेंगे। टॉपिक आपका रहेगा बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। पहले समझते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या है। अब फाइनेंस क्या होता है? जो आपका वित्तीय है, जो आपका पैसा है, ये पैसा आप क्या करते हैं? किसी व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब व्यवसाय किसी भी रूप में हो सकता है। आपका एजुकेशन फील्ड हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो सकता है, आपका मैन्युफैक्चर जो सेक्टर फील्ड हो सकता है। तो बेसिक अगर देखा जाए 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी जैसे आपका एग्रीकल्चर में आप पैसा लगाते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी, जो आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है, जहां पर कोई वस्तु बनाई जाती है, जैसे गेहूं को आटा बनाना, ठीक है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। सर्विस सेक्टर जैसे आपका टीचिंग हो गया, टीचिंग फील्ड में आप लगा दो। एजुकेशन फील्ड में जो आप पैसा लगाते हैं, या डॉक्टर आप बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, आईएएस बना रहे हो, तो जो आप एक इंस्टीट्यूट से एक संस्था खोलते हो, उसमें भी आप पैसा लगाते हो। तो बेसिक चीज हम पढ़ेंगे अब इसमें, जो पैसा आपका कहाँ कहाँ लगता है और एक एक चीज इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। पहला इसमें हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, दूसरा पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग, चौथा पढ़ते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पांचवा पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों बेसिक चीज अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट इसमें आता है बिजनेस फाइनेंस में। अब जैसे पहला आपका आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? पैसा कहां से आएगा? अगर आपको व्यापार करना तो सबसे पहले पैसा कहां से आएगा? या तो आपके पिताजी, आपके दादाजी, जो आपके कुछ पुश्तैनी पैसा होगा, वहां से आप पैसा लगाएंगे। उस पैसे को बोला जाता है आपका इक्विटी, जो आप घर से पूंजी लगाते हो। दूसरा होता है या लोगों से आप उधार लेते हो, बारोइंग करते हो, चाहे बैंक से, चाहे अपने यार दोस्त से, किसी भी व्यक्ति से, या जो आप पब्लिक से लो या चाहे प्राइवेट सेक्टर से लो, जो आप पैसा बारोइंग करके पैसा लाते हो। तो ये होता है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का बेसिक आधार यहां से शुरुआत होता है। अब जब आपके पास पैसा आ गया तो आप उसको क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग अलग फ्रेम रखते हैं, अलग अलग ढांचा रखते हैं। क्या व्यवसाय आपको लॉन्ग टर्म करना है? क्या आपको व्यवसाय शॉर्ट टर्म करना है? जैसे बहुत से लोग होते हैं पैसे लगाते हैं तो उनका टारगेट होता है कि मैं अपना व्यवसाय 50 साल करूंगा, या मैं 50 साल करूंगा। अगर मैं अपना व्यवसाय जिस दिन बंद करना होगा तो मैं नहीं बंद करूंगा, मेरा बेटा या बेटी जो भी वो चलाएगी, जो विरासत की चीजें बची दूसरा कोई चलाएगा। तो ये होता आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन। एक होता शॉर्ट टर्म, कि खाली बैठे कुछ नहीं है, कुछ रिटायर हो गए, पैसा कमा लिया या कोचिंग से पढ़ाया, पैसा इकट्ठा किया, अपना एक संस्था खोल लिया। अब जब तक आप पे भरोसा है, आप अपना चला रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद आप नहीं चला पा रहे हैं, या किसी को आप क्या करते हैं, या भाई आप चलाओ, मेरा संस्था है। तो यहाँ से क्या हो जाता है? बिजनेस थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है, या तो चलेगा या तो बंद होगा। तो इसका कहने मतलब ये शॉर्ट टर्म दिखता है, जिसका एक दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे लॉन्ग टर्म करना है या तो शॉर्ट टर्म। तो इसी में 2 स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। जब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जब पैसा आ गया तो पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं। अब शॉर्ट टर्म जब होगा तो इसको बोलते हैं NI अप्रोच, और जो आपका लॉन्ग टर्म होगा तो बोलता है NOI अप्रोच, अर्थात नेट इनकम अप्रोच। एक होता है नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच। ये बेसिक चीजें आपका होता है। तो पहले देखते हैं NI अप्रोच। NI अप्रोच कहता है अगर आप शॉर्ट टर्म व्यवसाय करना चाहते हैं तो अपने घर की ही पूंजी लगा के एक बार ट्राई कर लो मार्केट में, क्या आप सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं उधार लेके व्यापार कर लिए, अब व्यापार नहीं चल पाया। अब रोज जो है आपके जो भी है, बैंक वाला हो गया, प्राइवेट सेक्टर वाला, नोटिस पे नोटिस भेजता रहेगा कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपका घर जो है क्या कर देंगे, कुड़की कर देंगे। कुड़की मीन्स भैया पूरा एक गवर्नमेंट के शरण में जा जाएगा, आप घर से बेघर हो जाओगे, आपकी गाड़ी होगा तो उसको जब्त कर लेंगे। तो काफ़ी चीज़ें क्या होता है, आपको धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये चैप्टर कहता है अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट टर्म बिजनेस करना तो उसका अलग कॉन्सेप्ट। शॉर्ट टर्म अगर बिजनेस करना तो आप अपनी घर की पूंजी लगाइए, इसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। तो डेब्ट आप बहुत कम लो, उधारी बहुत कम लो, अपनी घर की पूंजी लगाओ। दूसरा होता है NOI अप्रोच। जब कहता है अगर व्यवसाय आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल तक का टारगेट रखते हैं तो आप क्या करिए, लॉन्ग टर्म के लिए NOI अप्रोच को
इंप्लीमेंट करो, इस मेथड के आधार पे चलो। ये क्या कहता है कि अपने घर की पूंजी कम से कम 20% लगाओ, 80% आप क्या करो, बारोइंग ले लो। बोले क्यों? अगर आप बारोइंग भी लो तो कम से कम बोलो कि भाई मैं 10 साल बाद इतना आपको ब्याज दूंगा और इतना आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी, जो आपका प्रिंसिपल मूल्य होगा, पैसा होगा, वो भी मैं दूंगा। तो ये दो चीजें लॉन्ग टर्म कहता है कि बारोइंग ज्यादा लो, इक्विटी कम लगाओ। इससे क्या फायदा होगा कि धीरे धीरे आप अपने घर से जब पूंजी कम लगाए हैं और लॉन्ग टर्म आप डिसीजन ले करके देखते हैं, जैसे जैसे आप मार्केट में धीरे धीरे आपका क्या होता है, व्यवसाय सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, मार्केट में चलना शुरू हो जाता है, तो होते 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 आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आने लगता है। जब प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा आप सेविंग करोगे, तो उस पैसे में से क्या करोगे, अपना लागत भी निकालोगे, लेबर को खर्चा निकालोगे, मटेरियल का खर्चा निकालोगे, ओवरहेड कॉस्ट की पैसा निकालोगे, सारा चीज निकालने के बाद जो आप पैसा सरप्लस बचता, फिर उसी में से आप एक रेशियो बनाओगे, कितना पैसा धीरे धीरे क्या करते, लोन वगैरह या बारोइंग को चुकाते रहेंगे। तो एनओआई अप्रोच कहता है अगर लॉन्ग टर्म व्यवसाय करना है तो आप बारोइंग 80% लो, इक्विटी 20% लगाओ। और अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यवसाय करना है तो एनआई अप्रोच लगाओ, नेट इनकम अप्रोच लगाओ, ये अपनी घर की पूंजी लगाओ, उधारी कम लो। उधारी अगर 20% लो तो 80% अपने घर का पैसा लगाओ। तो इससे क्या होता है, आपके सर पे, या सर मतलब आपके दिमाग पे इतना बर्डन नहीं होगा कि बार बार आप परेशान होगे। ये बेसिक चीजें होती है। तो ये आपका हमने बात किया कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा पढ़ते इसमें कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग क्या होता है दोस्तों, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जब व्यापार शुरू करते हैं, जैसे आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी चीज़ें आपके पास, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आप कोई रोड बना रहे हैं तो आपको 10 साल 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो आप सोचेंगे कि कैपिटल बजटिंग, हमें एक बजट बनाना है। अगर कोई मशीन है आपके पास, मान लीजिए रोड बनाने वाली मशीन है, अब उस मशीन को आप देखेंगे इसकी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, या इसकी जो इसमें डेप्रिसिएशन घिसावट आएगी, ये मशीन 10 साल या 20 साल कितना आउटपुट दे सकती है, आप बारीकी चीज का अध्ययन करेंगे। अगर ये लॉन्ग टर्म हमें आउटपुट देने के लायक है तो इसको और हम मेंटेनेंस करते हैं। जैसे बहुत से लोग के पास बिल्डिंग होता है तो लगता है कि इस बिल्डिंग को ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा बहुत मेंटेन कर देते हैं, छोटे छोटे इसके जो प्लास्टर टूट गए हैं इसको बढ़िया पीओपी कर देते हैं, इसको पेंट करा देते हैं और इसमें डेकोरेशन अच्छा करा देते हैं, लाइटिंग वगैरह करा के, और इसको फिर किराए पर उठा देते हैं। क्योंकि अगर ये 20 साल तक हमें कुछ और आउटपुट देगा तो क्या किया जाता है, एक बजट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग मतलब जो आपका पूंजी है लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, तो अगर आपको आउटपुट 10 साल 20 साल वो देना चाहती हैं तो उसको क्या करो, बढ़िया से उसको मेंटेन करो, उसका और देख रेख करो। ये नहीं है पता चले 2 साल में मशीन खराब होने वाली तो उससे पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करोगे, पता चला वो आउटपुट आपको 20% देने वाली है, आप उससे 80% उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको मेंटेनेंस के लिए, तो बेकार है। उस मशीन पे ज़्यादा पैसा लगाओ जो आपको 80% आउटपुट दे रहा है, तो कम से कम उस पर आप 50% क्या करो, उसको बजट बनाओ, उस पर पैसा खर्च करो उसको मेंटेनेंस के लिए। ये होता है आपका कैपिटल बजटिंग। चाहे रोड पे हो, चाहे आपका ब्रिज हो, चाहे मशीन हो, किसी चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट हो, किसी भी एरिया में जो लॉन्ग टर्म का अगर आउटपुट दे रहा है तो उसी हिसाब से आप पैसा लोग, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेस लगता है घोड़ों का, तो पैसा लोग किस पे लगाते हैं, लोग पैसा उसी पे लगाएंगे ना जो घोड़ा रेस में जीतने के लायक हो। ऐसा थोड़ी है कि जो घोड़ा कोई लंगड़ा है जो दौड़ में नहीं है तो उस पर आप पैसा थोड़ी लगाएंगे। यही बात कहना चाहता है कि आपके पास अगर कोई बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, लॉन्ग टर्म अगर आपको आउटपुट या प्रॉफिट देने की योग्य है तो उस पर पैसा आप खर्च करो, क्योंकि अगर वो 80% प्रॉफिट देना चाहता है तो उससे 50% इन्वेस्टमेंट करो मेंटेनेंस के लिए। यही बात है, ठीक है दोस्तों। अब अगला बात करते हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज का बारीकी उसमें लागत को चेक करना। अब आपका इसमें लागत कैसे निकालता है, जैसे मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। तो मटेरियल है भाई, अब कॉस्ट कितनी आ गई, अब पता चला आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज वस्तु बना रहे हैं, मान लीजिए पेन बना रहे हैं दोस्तों, आपके पास एक पेन बनाने की कोई फैक्ट्री है, तो इसकी आप बारीकी चीज क्या करते हैं, कॉस्ट का अध्ययन करेंगे। अब इसका पहले इसकी जो कवर प्लास्टिक, इस पे कितना कॉस्ट आएगी, इंक पे कितना कॉस्ट आएगी, हर एक बारीकी चीज का, जिसमें आप मटेरियल,
लेबर, इसको बनाने में लेबर का खर्च कितना आएगा, मशीन का कितना खर्च आएगा, बिजली का खर्च कितना आएगा, ये बारीकी चीज़ का जो आप अध्ययन करते हैं उसकी एक प्रकार से कॉस्ट निकालते हैं, उसी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकालते हैं तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, पहला आपका किसी वस्तु का मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल अगर आपको सस्ते में मिल रहा है और उसको बनाने में आपको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो आप रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होगा प्लस बनाने मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट होगा प्लस सरकार का जो आपका टैक्स रेट होगा उसको जोड़ के, सब कुछ जोड़ के मार्केट में तब वस्तु को क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। अब पता चला अगर आपका सेलिंग अपना कॉस्ट निकालने के बाद उसमें टैक्स जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए इसको बनाने में आपका 5 रुपया पूरा कॉस्ट आया, 2 रुपये इसमें टैक्स है, तो 5 2 7 हो गया। अगर इस पेन को आप कितने बेच रहे हैं, 10 रुपये में, तो आपको 3 रुपया फायदा मिल रहा है पर पेन पे। तो यही चीज़ क्या होती है, हम अपनी कॉस्ट को चेक करेंगे, अपनी प्रॉफिट को चेक करेंगे, सरकार के टैक्स जो पॉलिसी है, जैसे आजकल देखते होंगे जीएसटी, तो इनडायरेक्ट जो टैक्स है कितना इसमें टैक्स है, 5% है कि 12% है कि 18% है कि 28% है, IGST कितना है, SGST, ये बारीकी चीज़ का जो आप अध्ययन करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, उसी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल मीन्स आपकी पूंजी, आपका पूंजी किसी भी रूप में हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ का जो आप लागत निकालते हैं। अब उसी में आपका मटेरियल जुड़ा होता है, लेबर जुड़ा होता है, कुछ होता है दोस्तों उसमें ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है, कभी कल जैसे अचानक सी फैक्ट्री में कोई मशीन चलते चलते रुक गई, तो आप फिर उसमें लेबर को बुलाएंगे, या जो मैकेनिकल जिसको बनाने वाला होगा, बिजली का जो बिजली डिपार्टमेंट होगा या मशीन का डिपार्टमेंट का जो बाहरी व्यक्ति को बुलाएंगे, तो उसको बनाने के लिए आता है जो खर्च होता है 1000 2000 3000 4000, तो ये बेसिक चीज़ आपका क्या हो जाता है, ओवरहेड कॉस्ट हो जाता है। तो ये आपका पढ़ते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर अगला पढ़ते इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जुड़ा होता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है किसी वस्तु को कार्य करने में जो आपकी लागत आती है, जैसे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो इज इक्वल टू आपका था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मीन्स जैसे आपके जेब मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, तो 50,000 में से आपने 30,000 रुपया क्या कर दिए, किसी व्यवसाय में या किसी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री, उसमें पैसा आपका क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है, वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, चाहे आप पैसा ब्याज पे उठा रखे हो, या चाहे आप पैसा किसी वस्तु को बनाने में लगा रखे हो, या आप चाहे किसी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर, वो पैसा क्या कर रहा है, एक फील्ड में वो सर्कुलेट हो रहा है। तो जो उसमें वर्किंग कर रहा है, ये आपका जो पैसा है एक वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब उस वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मीन्स आपकी जो कैपिटल है, जो बैंक है, जो आपके पास पैसा है, जो जेब में आपका पैसा है, ये आपका करंट एसेट्स है। अब लायबिलिटी जो आपका पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपने पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया जो आपका वर्क कर रहा है, उसके बाद करंट एसेट में से लायबिलिटी घटा दो, जो आपका पैसा बचता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट, उसी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, तो हमने 5 पॉइंट पढ़ा, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में वर्किंग कैपिटल। तो ये बेसिक चीजें आपका आधार होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप जोड़ते पढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में 2 टाइप्स अलग अलग पढ़ते हैं। एक आप होता मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा आप होता है एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट। अब पहले पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिक आपका आता है, जैसे SDR होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये लगभग 1955 या 52 में ये बेसिक चीजें इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। ये क्या था दोस्तों, जब आप देखते होंगे विश्व का जो सेकेंड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो उस वक्त काफ़ी जर्मनी पे काफ़ी चीज़ें क्या हुआ, बाउंडेशन लगा दिया गया कि आप इतना संपत्ति नहीं रह सकते, मिलिट्री नहीं रह सकते, काफ़ी चीज़ें हुआ। फिर उसके बाद अमेरिका का बहुत से क्षति हुआ, रूस का बहुत क्षति हुआ, नुकसान हुआ, जापान का, उस वक्त पूरी दुनिया में हर एक देश का नुकसान बहुत हुआ था। तो इसमें जो बुद्धिजीवी लोग फिर से बैठ के विचार किए कि एक ऐसा संस्था बनाते हैं, एक WTO बनाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, एक IMF बनाते हैं। एक क्या था कि लोगों को पैसे देने की एक बैंक बना देते हैं, और कुछ उस पैसे को एक्सचेंज करने के लिए क्या बनाते हैं,
IMF एक संस्था बना देते हैं। इन आप देखते हैं 1945 के बाद सारी संस्थाएं बनना शुरू हो गए। अब इसी बीच में अगर कभी भी क्वेश्चन मिले तो एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना कि 1945 के बाद ही सब 50 और 45 के बीच में सभी संस्थाएं बनाई गई। WTO भी हो, चाहे IMF भी हो, या चाहे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो। WTO, IMF या वर्ल्ड बैंक, ये सब उसी वक्त बनाया गया था। इनका काम क्या था? अब फिर से इस देश या समाज, पूरी वर्ल्ड को, दुनिया को पैसे उधार दिया जाएगा। व्यापार के लिए उसको क्या होगा? प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप व्यापार करिए, किसी प्रकार का आप पे टैक्स नहीं लगेगा, इसको फ्री ट्रेड किया जाएगा। तो काफ़ी रूल्स बनाया गया। तो ये उसी वक्त क्या हुआ? एक मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया बिजनेस फाइनेंस में, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस जो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या कहता है? जो पैसा होता है कभी काल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास रुपया है और मुझे चाहिए डॉलर में व्यापार करना, तो मैं क्या करूंगा? रुपया IMF को दूंगा। तो IMF क्या करता है? वो पैसे को एक्सचेंज करता है। उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो फंड है, कोष, उसको एक्सचेंज करता है। आप रुपया लाइए, डॉलर ले जाइए, डॉलर लाइए, रुपया ले जाइए, देहराम लाइए तो रुपया ले जाइए, पाउंड लाइए तो डॉलर ले जाइए। ये एक्सचेंज करता है, इसका काम ही है। इसने एक बेसिक चीज और बनाया, इसी में एक चीज जोड़ दिया, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, एक अधिकार दे दिया गया। अभी क्या हुआ कि इसमें 5 कंट्री को इसमें जोड़ा गया है। अभी कंट्री कौन कौन? जैसे आपका चाइना, जापान, आपका USA, कनाडा, तो इस प्रकार से कई, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे देश इसमें जुड़ करके एक स्पेशल ड्राइंग राइट बनाए, SDR वही बना सकता है जो बेसिक, उसके 5 बेसिक आधार होना चाहिए। एक तो उस देश की पहली अपनी GDP खूब मजबूत हो, GDP मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा करता हो। दूसरा क्या है? उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा व्यापार चलता हो, ये नहीं कि आयात पे निर्भर हो, निर्यात अच्छा उसका होना चाहिए। तीसरा उसका एजुकेशन क्वालिटी अच्छा हो। चौथा उसका मिलिट्री, जो आपका सैन्य है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। पांचवा उसका मैन्युफैक्चरिंग भी जबरदस्त होना चाहिए। तो काफी चीजें इसमें इंक्लूड किया गया है। तो और एक पॉइंट जोड़ा गया है जनसंख्या, कि उसकी जनसंख्या कम से कम स्किल्ड बेस हो, अनस्किल्ड बेस पे नहीं हो सकते। 5 चीज अगर वो पांचों पॉइंट को फिलफिल करता है तो क्या होता है? SDR के लिए वो भी योग्य माना जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट उसको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप बिटकॉइन सुने होंगे, तो एक बिटकॉइन एक करेंसी चला है, इसको डिजिटल करेंसी कहते हैं। वैसे SDR क्या है? कभी काल जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आप SDR क्या कहता है? ये 5 आधार देखता है। अगर इसे पांचों में 3-4 बातें फुलफिल करते हैं, अच्छे आप हैं, कि आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपके देश की जनसंख्या जो नियंत्रण कंट्रोल है, प्लस इसकी आपकी जनसंख्या स्किल्ड बेस पे अच्छी है, पढ़े लिखे है, आपके मिलिट्री पावर काफ़ी अच्छी है, आपके देश की GDP अच्छी खासी है, आपके देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो इस बेस पे क्या करते हैं? एक स्पेशल ड्राइंग राइट दिया जाता है कि अगर आपको डॉलर चाहिए तो मैं इस बेस पे आपको डॉलर दे सकता हूँ। चाहे $1000 लो, $2000, $1 बिलियन डॉलर लो, तो आप पैसा लेके अपना व्यापार शुरू करो। इसका काम यही होता है। ये कौन देता है? IMF। ये क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये पैसे क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम यही होता है और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरा अब इसमें पढ़ते एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट। एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है? जैसे भारत में आप सुनेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आप शेयर मार्केट पैसा लगाते हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ निफ्टी होता है और आपका BSE होता है। तो इसमें आप पढ़ते होंगे बुल कब होता है, बियर कब होता है, कब स्टॉक मार्केट अप होता है, कब स्टॉक मार्केट अप डाउन होता है। ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉक ऑफ एक्सचेंज जो होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब भारत मान लीजिए किसी दूसरे देश की, अमेरिका की कोई आईफोन कंपनी है, उसमें क्या अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जो भारत अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, किस में कर रहा है? अमेरिका में। तो यहाँ पर बेसिक चीजें आपको क्या पढ़ना होता है? ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है। अब ये समझते क्या होता है। GDR मीन्स होता है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट,
दूसरा बोलते हैं ग्लोबल, मतलब जब सभी देश मिल करके एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्टॉक को एक्सचेंज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये बेसिक चीज बात करता है। जब पूरी वैश्विक पूरी दुनिया जुड़ी है, हर एक देश से दूसरे देश से क्या हो रहा है, आदान प्रदान, अर्थात अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट परचेजिंग सेलिंग जो कर रहे हैं आप शेयर मार्केट में इंटरनेशनल में, इसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर अमेरिका की कंपनी मान लीजिए भारत में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करती है, यहाँ की कंपनी से स्टॉक खरीदती है, तो इसको बोला जाएगा, अब जो अमेरिकन है तो क्या बोला जाएगा, जैसे अमेरिका ADR, इसको बोला अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इंडिया की अगर मान लीजिए अमेरिका में गई तो इसको क्या बोला जाएगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये बेसिक चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ये इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को भी ध्यान में रखा जाए। ये सबसे बड़ी चीज होता है स्टॉक मार्केट में, आपको क्या क्या चीजें पढ़ना होता है दोस्तों। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में चीजें सीखना तो दो चीजें बेसिक समझिए। पहले किसी भी देश की वहां की जनसंख्या कैसी है, वहां की जनसंख्या डेमोग्राफी देखो, मिडिल फैमिली है कि लोअर फैमिली है, अपर फैमिली है। जैसे क्लास आजकल बांट दिया गया है कि भाई ये मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं। अगर इस तरीके से आप क्या करते हो, मॉडिफाई कर लेते हो, एक प्रकार से उनको डेमोग्राफिक को, जनसंख्या क्या करते हो, अलग अलग उसको डिवाइड करके समझ जाते हो। इससे क्या होता है स्टॉक मार्केट में, भाई अब मान लीजिए भारत जैसे देश में, भारत में पता चला आपको 80% लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं। अब 80% लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं, तो मिडिल फैमिली के लोग किस चीज का ज्यादा डिमांड करते हैं, आप सोचते हैं, वो सोचते हैं भाई 7 लाख 8 लाख की कोई एक बढ़िया गाड़ी ले लेते हैं, बस एक ठीक है, 2 BH का रूम ले लेंगे, इतनी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। खाने पीने की चीज के लिए कि बढ़िया अपने घर में बढ़िया सा एक फ्रिज रख लेते हैं, और क्या चाहिए। मिडिल फैमिली क्या सोचता है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, एक मिडिल में ही सोचता है। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचेगा चलो सरकारी नहीं तो कोई प्राइवेट में ऐसे सस्ते स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आप बारीकी चीज को अध्ययन करो, 80% यहाँ की जनसंख्या है, वो 80% किस वस्तु का डिमांड करता है। अब 80% जो जनसंख्या है, देखते होंगे वो शर्ट कितने पहनेगा, ज्यादा से ज्यादा 500 300 400, मैक्सिमम 500 का। भाई उसके फैमिली है, बस ये अपना सर्वाइव करना चाहे। तो आप देखिए 500 जो रुपए की शर्ट है उसकी डिमांड कितनी हो रही है, आप उसको मार्केट में शेयर देखिए, इसकी डिमांड कितनी हो रही है, क्या ब्रांड को पहनने वाले कितने लोग हैं। कोका कोला जैसे एक आप सीजन आता है, सीजनल होता है, पहले इस कपड़े को समझते हैं दोस्तों। अगर 500 रुपए के लोग पहनने वाले मिडिल फैमिली 80% लोग हैं, तो आप सोचिए इस कपड़े की डिमांड ज्यादा है, तो इसी पे क्यों ना हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते, इसी पे हम अपना पैसा शेयर मार्केट में क्यों ना लगाएं। यही बारीकी चीज को आपको समझना है। पहले उस देश की जनसंख्या क्या करो, डिवाइड करो, कितने परसेंट मिडिल है, कितने परसेंट अपर है, कितने परसेंट लोअर है। जब इस चीज को आप समझ जाओगे तो आप किसी भी स्टॉक मार्केट पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी घाटा नहीं होता है। दूसरा इसमें आपको समझना होता है सीजनल जैसे क्लाइमेट के अनुसार, जैसे भारत क्लाइमेट आप देखिए तो एक जाड़े की अलग होती है, गर्मी की अलग होती है, बरसात की अलग होती है। उसी हिसाब से यहाँ क्या होती है, खान पान चेंज हो जाता है, पहनावा चेंज हो जाता है। जैसे जाड़े के दिन होती है तो लोग गर्म कपड़े, कंबल, रजाई, स्वेटर, जैकेट्स, ये बेसिक चीजें डिमांड करते हैं। तो आप देखिए कि मिडिल फैमिली किस, फिर से वैसे डेमोग्राफिक जनसंख्या को डिवाइड करिए कि ये कौन सी कंबल, कौन सी ब्रांड चीजों को, जैसे भारत में सबसे ज्यादा लोग ओसवाल कंपनी का बहुत डिमांड करते हैं। अगर ओसवाल का शेयर मार्केट में देखिए इसका रेट क्या चल रहा है, तो उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करो। बरसात के दिन आता है, अम्ब्रेला छतरी पे ज्यादा डिमांड होता है। कुछ मेडिसिन पे देखिए, मौसम चेंज होता है, काफी लोगों को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्लूकोन डी हो गया। ORS एक घोल होता है, उसकी डिमांड होती है। ये आपको बारीकी चीज को समझना है, मौसम के हिसाब से समझना है। जाड़े आया तो हमने गर्म कपड़े पैसा लगाया, लेकिन गर्म कपड़े उस पे लगाएंगे सबसे ज्यादा कौन सी कपड़े की डिमांड है, हमने सोचा ओसवाल की ज्यादा डिमांड है, तो इस पे पैसा हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। या इस स्टॉक, इस मार्केट को मैंने शेयर को खरीदा, इसमें मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा होता है गर्मी। अब गर्मी में देखिए भाई सबसे ज्यादा लोग पेप्सी, फंटा, एपी फिज, इस तरीके जो आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, तो इस पे आप पैसा लगाइए। तो कौन से ब्रांड या किस चीज पे पैसा, किस वस्तु के ज्यादातर लोग डिमांड करते हैं। अब खुद सोचिए, बहुत लोग फ्रूटी पीते हैं, तो फ्रूटी 10 रुपये का आता है। अब फ्रूटी में देखिए कि इसकी टेस्ट कैसी है, इसकी स्वाद कैसी है।
उस स्वाद के अकॉर्डिंग ये चेक करिए इस दिन में, एक दिन में कितना ये वस्तु को बिक्री होती है, कितना इसकी डिमांड होती है, कितना इसकी बिक्री है। तो ज़्यादा जब इसकी डिमांड होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों, तो आप पैसा उसमें लगाइए। लिम्का है, अब लोगों को पता चला 70% लोग लिम्का पीते हैं, तो आप उससे पैसा लगाइए। कोका कोला है, अगर पता चला इस पे कम लोग डिमांड है तो उससे पैसा क्यों लगाओगे। ये चीज होता बारीकी आपको समझने का स्टॉक मार्केट का। तो दोस्तों बस एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया कि स्टॉक मार्केट पैसा किस तरीके का लगाया जाए। तो आप सीजनल देखो, वहां जनसंख्या को देखो, बस यही 2 आधार होता है। इसी आधार पे अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी घाटा नहीं खाओगे। अब रहा इंटरनेशनल देखने का। इंटरनेशनल जैसे देखिए अमेरिका में हमेशा ठंड है, ब्रिटेन में ठंड है, तो वहाँ क्या होती है सबसे ज़्यादा ठंडी वस्तु जिससे वाइन होती है। अब वाइन में कई ब्रांड चीज़ें, वोडका है, रम है, विस्की है, तरह तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप क्या होता है जब पता होगा तभी तो आप पैसा लगा सकते हो। और उसमें भी आप चेक करोगे वहाँ पे भी क्लास होते हैं, अपर फैमिली, लोअर फैमिली, मिडिल फैमिली। किस फैमिली के लोग कौन सी ब्रांड की चीज़ का ज़्यादा डिमांड करते हैं। मसाले का भी होता है, मसाले किस मसाले ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों जब आप अध्ययन करेंगे बारीकी चीज़ पे, जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर मार्केट में, तो कभी आप घाटा नहीं खाओगे। ये होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ थी जो मैंने पूरा एक आपका बिजनेस फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के बारे में बात किया। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। बिजनेस फाइनेंस मैंने क्या क्या पढ़ा। पहला इसमें आपका टॉपिक था सोर्स ऑफ फाइनेंस, दूसरा इसमें था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा हमने पढ़ा आपका कैपिटल बजटिंग, चौथा हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पांचवा हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में हमने पढ़ा, इसमें आपका था मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, जो पैसों की एक्सचेंज करती है, IMF बनाती है। एक आधार बना रखी है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें 5 कंट्री को जोड़ा गया है जो जिनकी बेसिक आधार क्या मजबूत है, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा जिनका है, जिनका GDP उस देश की बहुत अच्छी है, प्लस वहाँ की एजुकेशन साथ स्किल्ड बेस अच्छा है। ये काफ़ी चीज़ें उसमें क्या होता है, अगर 5 पॉइंट में अच्छे मजबूत हैं तो उनको स्पेशल ड्राइंग राइट दिया जाता है कि आपकी करेंसी की, आपके जो देश की करेंसी उसकी वैल्यू मिलेगा स्पेशल ड्राइंग राइट में। जैसे चाइना को मिल गया, जापान को मिल गया, तो जापान और चाइना अपने आप को डेवलप किया, अपने लोग को स्किल्ड बना दिया अपनी। आज देखिए पूरी दुनिया में चाइना की हर एक वस्तु आपके सोचिए पोछा से लेकर के, जैसे कभी इंडिया की आप 18वीं शताब्दी में देखिए, भारत की कभी ऐसी वस्तु थी पूरे ब्रिटेन में घर घर में, वहां पर आपका एक जो पोछा होता है, पोछा से मारने तक की और कपड़ा पहनने तक की, बेड शीट तक की सारी वस्तु इंडिया की क्या थी, आपका ब्रिटेन में छाई हुई थी। वैसे आज का टाइम देखिए चाइना क्या हो गया, एक बच्चे के खिलौने से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, खाने पीने चीज तक की देखिए आजकल पूरा क्या हो गया, चाइना का मार्केट छाया हुआ है। तो ये कहने का मतलब है जो अपने देश को डेवलप करेगा, जो अपने देश के लोगों की स्किल्ड बनाएगा, वो देश तो भाई आगे बढ़ेगा। जैसे भारत जैसे देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छा काम हो, आज के मैं छोटा सा एक लास्ट में बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर भारत को आगे बढ़ना है, मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, यहाँ की एजुकेशन जो बेसिक आधार है, आप बच्चों के हिंदी पढ़ाइए, जियोग्राफी पढ़ाइए, बहुत अच्छी जरूरी है, बट उसको 12th तक बच्चे को कम से कम एक ऐसा कोर्स उसमें रखिए। जैसे आजकल लोग ITI करते हैं, ITI से अच्छा है उसको 12वीं में क्या करो या 10वीं में बच्चे को कारपेंटर सिखाओ, मोबाइल बनाना सिखाओ, एक कोर्स अनिवार्य करो। तो कम से कम वहाँ से या एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में सिखाओ, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ से बच्चा अगर निकल के जाएगा, हो सकता है अगर नौकरी नहीं तो कृषि फील्ड में जाके काम करेगा, देश के लिए अच्छा प्राइमरी सेक्टर को मजबूत करेगा। कारपेंटर अच्छा बन के निकलेगा तो वहाँ पर कारपेंटर पे अच्छा काम करेगा। मोबाइल अगर बनाना सीखेगा, अगर रोजगार नहीं तो मोबाइल में अच्छा काम करके कम से कम पर दिन, हर दिन कम से कम 2000-3000 तो कमाएगा दोस्तों। तो कम से कम अपना जीवन की ऐसा नहीं रहेगा सर पे ढोएगा कि मैं बेरोजगार हूँ। और उसके बाद उसको इतना स्किल्ड बना दो 2 साल के अंदर, 9 से लेकर के 12 तक या 10 तक या 11 से लेकर 12 तक, आप जिस फील्ड में AC सीखना, फ्रिज सीखना, कूलर बनाना है, तो आपको बी प्रैक्टिकल उस चीज को, नॉलेज को क्या करो स्कूल में अनिवार्य करना चाहिए। और जब इस तरीके का होगा तो युवा जो भी निकलेगा, जैसे मान लीजिए हमारे भाई बहन हैं, लड़कियां हैं, उनको भी ये चीजें सीखें।
इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को नहीं बोल दिया खाना ही बनाना सीखो, लड़के भी बनाना सीखे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स वहाँ से करना सिखाओ। क्योंकि उस वक्त ब्रेन जो होती है, हमारी ब्रेन जो होती है, चीज़ों को सीखने में काफ़ी किसी भी डायरेक्शन में आप उसको अगर आप उसको दिशा दे दो तो काफ़ी चीज़ें सीखता है। और 12वीं पास करते करते बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है दोस्तों। और जब इस प्रकार का अगर हमारे एजुकेशन पॉलिसी होगा तो हमारे देश में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा, बल्कि वो रोजगार लोगों को देना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें अगर जिस दिन हो गया इस देश में तो अपने आप ये देश सुधरना शुरू हो जाएगा दोस्तों। चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चर फील्ड हो, चाहे आपका सर्विस सेक्टर फील्ड हो, जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहेगा उसको 12th तक ही इस कोर्स को उसमें कर दो कंपलसरी। जैसे हिंदी पढ़ना लोग कंपलसरी करते हैं, ऐसे हर एक कोर्स डाल दो कि ये कंपलसरी है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, ये निःशुल्क है, सब लोग सीखो, सीखने के बाद सर्टिफिकेट दो, बच्चा जाएगा तो कम से कम अपना कोई रोजगार करेगा, कुछ तो करेगा। और गवर्नमेंट उसके लिए कम से कम 2 लाख 3 लाख पैसे उधार देना शुरू करे, ज़्यादा लोन ना ले ब्याज पे कि चलो 8% 10%, बल्कि 2% पे ले, तो कम से कम बच्चा अगर वहाँ से पास भी होकर निकलेगा तो कुछ पैसा वहाँ से लेकर के क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, कारपेंटर दुकान खोल देगा, मोबाइल बनाने का खोल सकता है, एसी बनाने का खोल सकता है, या कृषि फील्ड में हाइब्रिड बीज पे उस पर क्या करेगा, जो आप कल देखते होंगे जेनेटिक चेंज होता है। कभी आजकल देखे, कभी सोचा नहीं था कि टमाटर की कितनी वैरायटी आ जाएगा, बैगन की कितनी वैरायटी आ जाएगा, आज देखिए गन्ने की कितनी वैरायटी हो गया। जब इस सारी चीज़ को हाइब्रिड चीज़ पे सिखाया जाएगा, उसको लैब में सारी चीज़ें सिखाया जाएगा, तो हमारे देश के युवा को क्या होगा, स्किल्ड पहले बना दिया गया है। तो हम तो खुद जो 80 करोड़ जो आज बोलते हैं 80 करोड़ से कुछ होता नहीं है। 80 करोड़ कितने स्किल्ड है दोस्तों, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। और जिस दिन इस देश का युवा स्किल्ड हो गया और अपने काम को पकड़ लिया तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि लोगों को रोजगार देना सीख जाएगा। तो ये दोस्तों बस आज का लास्ट पॉइंट था। मैंने जो कहा अंत में इंटरनेशनल बिजनेस में यही बाकी चीज कहा गया है कि आपको IMF के द्वारा SDR बेसिक निर्धारित किया गया और एक एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता है। तो बस ये टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, फिर कल दूसरा टॉपिक लेके आपको आएंगे, बताएंगे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।